चलिए स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 10। आज हम लोग बात कर रहे हैं, बोर मॉडल में हमने बात करी थी, एनर्जी निकाली थी इलेक्ट्रॉन की, कि अगर किसी शेल में इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी आपने निकाली थी। क्या फॉर्मूला लगाया था? 4 दिन में याद नहीं हुआ? नेक्स्ट क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर में जितने फॉर्मूलाज मैंने अभी तक बता दिए हैं वो आपसे सुनूंगी, किसी से भी बोर्ड पे लिखवाऊंगी तो याद करके आएंगे, ठीक है? आप नहीं, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की हम लोग बात कर रहे थे। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में अगर हमने बात करी थी तो हमने इसका फॉर्मूला लिखाया था, आपको फॉर्मूला हमने पढ़ा था, En इज इक्वल टू -13.6 Z² बाई n²। ये बात हो रही थी, ठीक है? अगर हम बात कर रहे हैं, हमने बोला कि सपोज हाइड्रोजन की बात करते हो आप और हाइड्रोजन के शेल नंबर 1 की बात कर रहे हो, तो हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी? Z हो जाएगा 1। और हमने बोला शेल नंबर 1 यानी कि n इज इक्वल टू क्या आ गया? 1। तो एनर्जी फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की क्या आ जाएगी? 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1, तो ये आ जाएगा 13.6। ये एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यूनिट क्या होती है इसकी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। ये बताता है, माइनस साइन की हम लोग बात करने जा रहे हैं कि नेगेटिव साइन का क्या मतलब है। नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि अगर इस शेल में कोई इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट शेल में, तो उसकी एनर्जी है -13.6। अगर हमें क्या करना है, ये न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, अगर इस इलेक्ट्रॉन को हमको फ्री कराना है, फ्री कराने का मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इस शेल में है तो न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है, उससे ये जुड़ा हुआ है, उस शेल में बंधा हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि ये जो शेल है इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री हो जाए, फ्री हो जाए का मतलब ये इनफाइनाइट पे चला जाए। फ्री का मतलब होता है उसकी शेल नंबर अब हो जाएगी इनफाइनाइट, दूर चला गया, न्यूक्लियस के प्रभाव में अब नहीं है। अगर हम इसको फ्री कराना चाहते हैं तो फ्री स्टेट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो जाती है 0। फ्री स्टेट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो जाती है? 0। इसका मतलब ये है कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को आपको फ्री कराना है तो आप क्या करो, आप इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी इसको दे दो। कितनी एनर्जी दे दो? एनर्जी गिवन टू इलेक्ट्रॉन, कितनी एनर्जी दे दें हम? +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को अगर हम दे दें तो पहले उसकी, अब रिजल्टेंट एनर्जी क्या हो जाएगी? पहले एनर्जी कितनी थी? -13.6 थी शेल में, अब हमने उसको +13.6 दे दी, तो ओवरऑल में अब एनर्जी कितनी हो गई? 0। जैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 होती है, हम मानते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन, ऐसा एज्यूम किया गया कि वो इलेक्ट्रॉन अब हो गया फ्री। क्या हो गया वो इलेक्ट्रॉन? अब फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। फ्री का मतलब है, अब हम मान लेते हैं कि न्यूक्लियस से बहुत दूर चला गया और एज्यूम करते हैं कि वो कहाँ पे चला गया? किस शेल में चला गया? इनफाइनाइट। अब n इज इक्वल टू क्या बन गया? क्लियर है बात? पहली स्लाइड में क्या था? अच्छा, ये नोट करना है, कर लीजिए। इसका मतलब ये है कि किसी भी शेल में अगर उसकी कुछ भी एनर्जी है, मान लो -x इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, अब उसको आपको कहाँ भेजना है इलेक्ट्रॉन को? इनफाइनाइट पे, या उसको फ्री करना है, निकाल देना उस एटम से।
तो फ्री करने के लिए आप क्या करोगे, उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी दोगे, तो वो क्या हो जाएगा, फ्री। ये स्लाइड हो जाए तो बोल दीजिए। आपने नोट कर लिया, कब करेंगे? दो ही लाइन तो है, ये तो आप पहले भी लिख चुके। हो गया? अब क्या बात हमको समझ में आई इससे? इससे हमको ये बात समझ में आई कि मान लो ये हाइड्रोजन था, इसमें एक प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन। इससे अगर हमको इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजना है, निकाल देना है, इनफाइनाइट पे भेजना है, या शेल नंबर 0 पे भेजना है, शेल नंबर इनफाइनाइट पे भेजना है, तो हम क्या करें, इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा, H+ बन जाएगा। किसी से अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसको हम लोग उस प्रोसेस को बोलते हैं, प्रोसेस को क्या नाम देते हैं हम लोग, आयनाइजेशन। प्रोसेस को क्या कहते हैं, आयनाइजेशन। इलेक्ट्रॉन निकल गया तो हाइड्रोजन तो न्यूट्रल था, अब क्या बन गया, H+ का आयन बन गया, यानी हमने क्या करा दिया, आयनाइजेशन करा दिया। यानी हाइड्रोजन का अगर आयनाइजेशन कराना है तो आपको कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0, और एनर्जी 0 होते ही इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री, बल्ले बल्ले करते हुए निकल गया। ठीक है। हो गया? ऑनलाइन बच्चे नोट कर लिए? क्या राजवंश? फ्री इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए H+ को ऐड कर देंगे। H+ को, H में हमने एनर्जी दे दी कितनी, 13.6। हाँ फिर भी 0 हो जाता है, लेकिन इसकी एनर्जी नेगेटिव में होती है। होती कितनी है, नेगेटिव में। अभी कर रहे हो क्या, हो गया? अब देखो, जो n=1 है ना, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सबसे पास में होती है, पहली शेल है, तो इस सेल को हम बोलते हैं मोस्ट
स्टेबल एनर्जी स्टेट। मोस्ट स्टेबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लगेगा? हाई लगेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब हाई लगेगा, तो अगर हम शेल नंबर 2 में एनर्जी निकालें, 3 में निकालें, 4 में निकालें, तो आप देखोगे कि साइन को छोड़ दो अगर, तो वैल्यू छोटी आएगी। साइन को अगर हम छोड़ दें तो वैल्यू क्या आ जाएगी? छोटी आएगी। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा लग रहा है। जैसे ही हम और 2 पे जाएंगे, 3 पे जाएंगे, 4 पे जाएंगे, वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम होगा। इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो स्टेट है वो कौन सी है? n इज इक्वल टू 1। शेल के साथ एनर्जी का अगर केवल मैग्नीट्यूड बोलोगे तो वो तो कम हो जाएगी। अभी निकाल के दिखाते हैं आपको, 1 2 3 में एनर्जी निकालते हैं। हो गया? नोट हो गया? अगर बोल रहे हैं मोस्ट स्टेबल स्टेट, तो किसकी बात कर रहे हैं? शेल नंबर 1 की बात कर रहे हैं। अगर लैंग्वेज में, क्वेश्चन की लैंग्वेज में नहीं लिखा है कि शेल नंबर 1 है, तो आपको क्या लिखेंगे? मोस्ट स्टेबल स्टेट। जैसे मान लो शेल नंबर 1 पे हमने एनर्जी निकाली थी, तो कितनी आई थी? अभी निकाली थी तो ये फॉर्मूला लगा के -13.6 आ गई थी। हाइड्रोजन के केस में पहला शेल था तो ये 1 पे थी। अगर यही हम लोग शेल नंबर 2 पे निकाले तो देखो एनर्जी क्या आएगी। शेल नंबर 2 का मतलब हो गया, हाइड्रोजन का ही केस है तो Z तो 1 ही होगा, और शेल नंबर 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 से डिवाइड कर रहे हो। 4 से डिवाइड करोगे तो देखो एनर्जी कितनी आएगी। 4 से डिवाइड करोगे तो -3.4 इलेक्ट्रॉन। यही अगर आप चले जाओ शेल नंबर 3 में, हाइड्रोजन का ही केस डिस्कस कर रहे हैं, तो एनर्जी देखो कितनी हो जाती है। 3 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, 9 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? लगभग लगभग ये शायद आता है 1.51 इलेक्ट्रॉन। अगर आप देखते जाओ तो यहाँ पे वैल्यू कितनी थी? -13.6। यहाँ पर कितनी हो गई? -3.4। अगर यहाँ पे देखो तो -1.51 है ना। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे शेल दूर होता जा रहा है, वैसे वैसे एनर्जी की वैल्यू देखो कम होती जा रही है। जैसे n इज इक्वल टू 4 लोगे तो कितनी आएगी? 16 से डिवाइड करोगे कितनी निकलेगी? निकालो जरा, कैलकुलेटर से निकालो फटाफट। 13.6 डिवाइडेड बाई 0.85 आ गई। एनर्जी की वैल्यू देखो, 13.6, 3.4, 1.51, फिर कितनी आ गई? 0.85। और आगे जाएंगे तो और छोटी आती जाएगी वैल्यू। कम हो रही। एनर्जी दे नहीं रहे हैं, अगर फ्री कराना है, सुनो,
अगर शेल नंबर 1 में इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के, अगर उसको निकालना है तो इतनी प्लस में दोगे एनर्जी। अगर शेल नंबर 2 में बैठा हुआ है इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का तो प्लस में इतनी दोगे। अगर 3 में है तो प्लस में इतनी दोगे। अगर 4 में है तो प्लस में 0.85 देनी पड़ेगी। तो अगर ध्यान से देखो आप, तो पहले वाले शेल में आपको कितना खर्च करना पड़ रहा है एनर्जी, 13.6 खर्च करनी पड़ रही है। दूसरे वाले शेल से अगर निकालना है तो कितनी खर्च करनी पड़ेगी, 3.4 खर्च करनी पड़ेगी। तीसरे से निकालना है तो 1.51 खर्च करना पड़ेगा आपको, और चौथे से निकालना है तो 0.85 खर्च। यानी कि शेल जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, शेल दूर हो रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो रहा है, इजी। थोड़ी सी एनर्जी दे रहे हो, इलेक्ट्रॉन बाहर। बात समझ में आ रही है। और जिसमें आपको कम एनर्जी लगानी पड़ रही है, यानी जहां पे भी केमिस्ट्री में जहां पे भी एनर्जी का प्रोसेस आएगा, एनर्जी का लेना देना होगा, जिस प्रोसेस में भी एनर्जी कम लगेगी वो प्रोसेस इजी, जिस प्रोसेस में भी एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी वो प्रोसेस डिफिकल्ट। पहले वाले शेल से 13.6 दे रहे हो, दूसरे वाले शेल से 3.4 दे रहे हो, तो पहले वाले शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा डिफिकल्ट है इन कंपैरिजन टू सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, है ना। इसीलिए फर्स्ट वाले को क्या बोलते हैं, मोस्ट स्टेबल स्टेट। क्लियर है बात। हम्म। हाँ निकल जाएगा, पर अगर पर इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो कोई एक ही निकलेगा ना। पर इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो कोई एक ही निकलेगा। क्लियर है इतनी बात एनर्जी वाली, नोट कर लिया सबने। चलो अब बात करते हैं, अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्पेक्ट्रम। कोई कुछ नहीं लिखेगा, आराम से पहले क्या करेंगे, सुनेंगे। पहले ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद बात होगी लिखने उखने की। स्पेक्ट्रम के बारे में सुना है आपने कभी? 10th में प्रिज्म वगैरह का कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह करा है? 10th में स्पेक्ट्रम का एक्सपेरिमेंट वगैरह कुछ प्रिज्म का करा है कुछ? प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट नहीं कराया गया आपको? बोलो बच्चों, देखा नहीं आपने? कहाँ देखा है? फिजिक्स लैब में? कितने बच्चों ने किया हुआ है? कितने बच्चों ने किया हुआ है? इतने सारे बच्चों ने ऑनलाइन में किया हुआ है। वेरी गुड।
अच्छी बात है। कौन हंस रहा है शैतान बच्चे। चलो देख पा रहे हैं सब लोग। चलो बात कर लेते हैं स्पेक्ट्रम है क्या। स्पेक्ट्रम वर्ड की अगर बात करो तो स्पेक्ट्रम वर्ड का मतलब होता है पैटर्न ऑफ कलर्स, पैटर्न ऑफ कलर्स। ठीक है, जैसे मान लो कि अभी अरेंज को हम 6-7 कलर की टी शर्ट पहना दें, है ना, उसमें 6-7 कलर्स हो, तो हम क्या बोलेंगे अरेंज को कि अरेंज बाबू आज क्या स्पेक्ट्रम बन के आ गया हो, है ना, मतलब कलर का पैटर्न शो कर रहे हैं। अरे अरेंज नहीं मतलब कोई भी, तो अरेंज मेरे लिए प्यारा है इसलिए मैं इसका नाम ले लूं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट हम क्या कर रहे हैं, व्हाइट लाइट ली हमने, व्हाइट लाइट में कई कलर्स के, सारे कलर्स के वेवलेंथ होते हैं, इसलिए हमने व्हाइट लाइट यूज किया। उसको कहां से पास कर रहे हैं हम लोग, व्हाइट लाइट को हम लोग कहां से पास कर रहे हैं, प्रिज्म से पास कर रहे हैं। और प्रिज्म से पास करने के बाद हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे कि भाई यहाँ पे इस तरीके से अगर कोई स्पेक्ट्रोस्कोप लगा दो या आपको दिखता भी है कि कलर्स का एक पैटर्न दिखाई देगा, कलर्स का क्या दिखाई देगा, पैटर्न दिखाई देगा। ठीक, आपने उसमें पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था फिजिक्स में, ह्यूमन आई नहीं, रिफ्रैक्शन पढ़ा होगा आपने। रिफ्रैक्शन में फिनोमेनन में क्या पढ़ते हैं हम लोग, बेंडिंग ऑफ लाइट पढ़ते हैं ना। मान लो यहाँ से ये एंटर करी, है ना, ये 1 मीडियम है, ये 2 मीडियम है, तो क्या हो सकता है, या तो पास में आएगी वेव रे, या कहाँ जाएगी, दूर भी जा सकती है, अवे भी हो सकती है ना। यही चीज क्या होती है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्रैक्शन। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब आपके क्या जाती है, लाइट रे जाती है, तो क्या होगी, या तो नॉर्मल के पास आती है, नॉर्मल से अवे होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट रे, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, रिफ्रैक्शन बोल देते हैं, है ना। इसी तरीके से जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे प्रिज्म की बात करते हैं, तो प्रिज्म में बोलते हैं कि व्हाइट लाइट का डायरेक्शन तो ये था, इस डायरेक्शन में आई थी, तो आना किस डायरेक्शन में था, इसको इस डायरेक्शन में था। ये क्या हो गई, कलर्स के पैटर्न्स में स्प्लिट हो गई, इतने सारे कलर के पैटर्न मिल गए। ठीक है, रेड जिसमें सबसे ऊपर है, कौन सा पैटर्न मिलता है हमको, वेबजियोर मिलता है, ये पैटर्न हमको दिखाई देता है। ठीक, ये जो पैटर्न है इसी को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। और ये स्पेक्ट्रम जो देखा जाता है वो एक इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप। ये जो ग्राफ बना है, ये जो पैटर्न बना है, स्पेक्ट्रम कहलाएगा या स्पेक्ट्रोग्राफ कहलाएगा। और जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे इसको देखने के लिए प्रॉपर, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप। ये जो कलर्स की स्प्लिटिंग हुई है उसमें लैम्डा जो है वो रेड कलर का सबसे ज्यादा हाई होता है, और लैम्डा आपका ये वाला जो वायलेट कलर है इसका क्या होता है, सबसे कम। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो रेड की क्या होती है, सबसे कम होती है, लोएस्ट होती है। और फ्रीक्वेंसी अगर वायलेट की बात करें, ये क्या हुआ,
लाइट फ्लक्चुएट कर गई। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए गई है। तो आप देख पा रहे हो वायलेट के लिए, रेड के लिए फ्रीक्वेंसी सबसे कम और वायलेट के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हाईएस्ट होती है, सबसे ज्यादा होती है। ठीक, तो अगर ध्यान से देखो तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उसमें डेविएशन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक, और ये जो कलर का पैटर्न आपको मिला है यहाँ पे, तो हमको लाइन जैसी दिख रही है, बीच में पार्टीशन दिख रहा है, लेकिन ये कलर का पैटर्न पार्टीशन नहीं होता है इसमें। एग्जैक्टली इसमें इस तरीके की चीज हमको दिखाई देती है। ये जो फर्स्ट वाला स्पेक्ट्रम है ये दिखता है, प्रिज्म से हमें इस तरीके का दिखता है। और इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो कलर्स के पैटर्न कैसे दिखाई दे रहे हैं, रेड है ना, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, वॉयलेट है, इस तरीके से सारे कलर्स हैं ना, जो भी अपने विबज्योर के सारे कलर। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो रेड और येलो, रेड और येलो या रेड और ऑरेंज के बीच में कोई आपकी, ये रेड और ऑरेंज जो हैं इनके बीच में कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं है। मतलब बीच में ऐसा दिख रहा है कि रेड और ऑरेंज मिलते हुए से, ऐसा नहीं है कि ये रेड का पार्टीशन है और ये येलो का है फिर ऑरेंज का, इस तरीके से कलर्स के बीच में सेपरेशन नहीं है। अगर इस तरीके का पैटर्न आपको दिखाई देता है स्पेक्ट्रोस्कोप पे, जिसमें कलर्स के बीच में कोई सेपरेशन नहीं है, दो कलर्स आपस में मिलते हुए दिखते हैं, इधर रेड है, इधर अगर आपका ऑरेंज है, तो बीच में कोई ऐसी जगह दिखेगी जहां पे रेड और ऑरेंज मिलते हुए दिखेंगे, है ना। जैसे आपका लास्ट में यहाँ पे कौन सा, वॉलेट और इंडिगो, तो लास्ट में आपको वॉलेट और इंडिगो एक पैटर्न में आपको मिलते हुए से दिखेंगे, है ना। तो जहां पे कलर्स मिलते हुए से दिखते हैं उनके बीच में कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं होती है। अगर ऐसा स्पेक्ट्रम आपको देखने को मिले तो उस स्पेक्ट्रम को, उस कलर के पैटर्न को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इसको हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। प्रिज्म से हमको देखने को मिलता है, व्हाइट लाइट से हमको देखने को मिलता है इस तरीके का स्पेक्ट्रम। इसमें कलर्स आपस में क्या होते हैं, मर्ज दिखते हैं, हमको क्लियर कट बाउंड्री नहीं दिखाई देती है। कोई ऐसा जिसको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ना समझ में आया? आ गया, स्पेक्ट्रम क्या था, 7 जो कलर्स हमको विबज्योर मिल रहा है उसका जो पैटर्न है उसको क्या बोला हमने, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रोस्कोप से देख सकते हैं और इनमें कलर्स के बीच में क्या है, कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं है, कोई क्लियर कट डिफरेंशिएशन नहीं है, इसलिए इस स्पेक्ट्रम को हमने क्या नाम दिया, कंटिन्यूअस। राजवंश क्या दिक्कत है बोलिए। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होती है इसके में वायलेट की है तो वो लीस्ट डेविएट होगा ना। हाँ, रेड सबसे ज्यादा हो जाता है, रेड जो है, रेड में डेविएशन सबसे ज्यादा होता है ना, इसलिए फैला हुआ सा दिखता है दूर से। अब बात कर रहे हैं हम लोग, ये कंटिन्यूअस, ये दोनों थे। इसके बाद एक स्पेक्ट्रम आता है जिसको हम बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम, कोई भी वो स्पेक्ट्रम जिसमें स्पेक्ट्रोस्कोप पे आपको कलर्ड लाइंस दिखाई दे या डार्क लाइंस दिखाई दे, उनको हम लोग क्या कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम। जैसे ही बोला जाए लाइन स्पेक्ट्रम, अगर कोई सिंपली आपसे पूछे इसकी डेफिनेशन बताओ, तो आप क्या बताओगे, स्पेक्ट्रोस्कोप पे स्पेक्ट्रम में अगर आपको डार्क लाइंस दिखती हैं या ब्राइट कलर की लाइंस दिखती हैं तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं, लाइंस। कब देखने को मिलेगा ये बात कर लेते हैं।
ध्यान से देखो, लाइन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। तो लाइन स्पेक्ट्रम का क्या मतलब था कि अगर आपको कलर्स का पैटर्न दिखता है और उस कलर पैटर्न्स में या तो आपको डार्क लाइंस दिखेंगी, यानी आपको कैसी लाइंस दिखाई देंगी, ब्लैक लाइंस दिखेंगी। पूरा कलर से भरा हुआ पैटर्न है, विबज्योर है पूरा, उसमें डार्क डार्क लाइन दिख रही है, ब्लैक लाइन दिख रही है। या आपको कैसी लाइन दिखेंगी, ब्राइट कलर्ड लाइंस दिखेंगी, ब्राइट कलर्ड लाइंस दिखेंगी। जो डार्क लाइंस दिखती है उसमें क्या होता है, उसमें अगर हम डायग्राम को देखें तो कैसा दिखेगा हमको डायग्राम, पूरा कलर्ड पैटर्न सेम है, जो कंटिन्यूअस का पैटर्न था वही है, बीच बीच में कहीं कहीं पे लाइंस आ गई, वो भी कैसी, ब्लैक लाइंस। ऐसे स्पेक्ट्रम को बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। कैसे बनेगा एब्जॉर्प्शन अभी वो सिखाते हैं। एमिशन कब बोलेंगे, जब पूरा पैटर्न ये ब्लैक है, पूरा पैटर्न क्या है, ब्लैक है, उसमें आपको जगह जगह पे कलर्ड लाइंस दिख रही है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, एमिशन। कंटिन्यूअस जिसमें कोई लाइन नहीं है, सारे कलर आपको मिलते हुए, दो कलर्स आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, इसमें इसमें कंटिन्यूअस रहेगा, इसमें डार्क बैंड्स होंगे, उसमें ब्राइट ब्राइट लाइंस दिखेंगी। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि एमिशन कैसे मिलेगा। अगर किसी स्पेक्ट्रम को एमिशन कहना है तो वो कब मिलेगा, एमिशन ये वाला है जिसमें पूरा पैटर्न कैसा है, होल पैटर्न इज ब्लैक, इसमें कैसी लाइंस मिल रही हैं, कहीं रेड मिल जाए, कहीं येलो मिल गई, है ना, अलग अलग कलर आपको, अलग अलग कलर की लाइंस, ठीक है। इसको हमने क्या बोला, मिलेगा कब, देखो ध्यान से, जैसे मान लो ये कोई गैस है, ठीक, तो गैस किससे मिलके बनी होगी, मॉलिक्यूल से मिलके बनी होगी। इसको हमने क्या किया, हीट करना स्टार्ट किया, कोई सिस्टम लगा दिया, हीटिंग सिस्टम, और इस गैस के सैंपल को हम क्या कर रहे हैं, हीट। जब हीट करोगे गैस के सैंपल को तो ये गर्म होगी, गर्म होगी तो मॉलिक्यूल गर्म होंगे, मॉलिक्यूल गर्म होंगे तो एटम गर्म होगा, एटम अगर हीटअप होगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, हीटअप होंगे, उनको एनर्जी मिलेगी। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मैंने आपको क्या सिखाया था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा खिलाड़ी आदमी कौन है, इलेक्ट्रॉन। जैसे ही एनर्जी इसको मिली, पहले कौन गर्म हुआ, गैस का सैंपल गर्म हुआ, उस गैस सैंपल के साथ कौन गर्म हुआ, सैंपल का मतलब मॉलिक्यूल गर्म हो रहे हैं, मॉलिक्यूल को एनर्जी मिली तो उसके किसको एनर्जी मिली, एटम को। मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, एटम से बने हुए, और एटम के अंदर कौन बैठा हुआ है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को क्या मिल गई, एनर्जी, गर्म करने से इलेक्ट्रॉन को मिल गई एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मान लो इलेक्ट्रॉन बैठा था शेल नंबर 2 पे, कहाँ पे बैठा था, शेल नंबर 2 पे। जैसे ही इसको एनर्जी मिली, ये उठ के चला गया शेल नंबर 5। कहाँ चला गया, शेल नंबर 5। आपको मैंने सिखाया था, अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो लोअर से हायर पे जाता है, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को अपने अंदर से बाहर निकालता है तो हाई से लो पे आए, ठीक है। तो इसको एनर्जी मिली तो मान लो हमने सपोज किया वो शेल नंबर 2 पे था, 2 से कहाँ पे चला गया, 5 पे चला गया, ठीक है। जैसे मान लो हम अपने घर पे हैं, ठीक, और हमको बोला गया हमको 2 लाख रुपए दे दिए, जाओ घूमो, ठीक है। अब हम घूम फिर के खूब घूम रहे हैं, खूब घूम रहे हैं, पैसे वैसे खर्च हो गए, फिर क्या, और एक टाइम के बाद फिर इंसान को कहाँ आने का मन करता है, कि अपने घर तो आना ही है,
फिर वापस अपने घर आ गए, पैसे वैसे खत्म कर दिए, घूम फिर के घर आ गए। ठीक, तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी गेन कर लेता है तो एक्साइटमेंट में कहाँ चला जाता है, शेल नंबर 5 पे ऊपर चला तो गया, वहां थोड़ी मस्ती वस्ती की, उसके बाद इलेक्ट्रॉन को फिर से कहाँ आना है, अपने पुराने घर में नीचे तो आना ही है। क्योंकि जैसे जैसे शेल नंबर नीचे आता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को स्टेबिलिटी मिलती है। तो कोई भी सिस्टम या केमिस्ट्री में कोई भी एटम, कोई भी एलिमेंट, कुछ भी अगर रिएक्शन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो स्टेबिलिटी के लिए कर रहा है। तो यहाँ पे तो ये चला गया एक्साइट होके, एनर्जी मिलते ही भाग गए ऊपर, लेकिन फिर ये क्या करना चाहते हैं, नीचे आना चाहते हैं, अपनी ओरिजिनल स्टेट पे फिर से आना चाहते हैं। अब फिर से जब आएंगे तो अब ऊपर से नीचे आना है, ऊपर एनर्जी ज्यादा है, नीचे एनर्जी कम है, तो अब अपने अंदर से क्या करेंगे, एनर्जी बाहर निकालेंगे। जब बाहर निकालते हैं तो एनर्जी निकालते हैं वेव्स के फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में निकालेंगे, वेव्स के फॉर्मेट में, रेडिएशन के फॉर्मेट में। रेडिएशन का फॉर्मेट ये है कि जो एनर्जी बाहर निकलेगी वो वेव की तरह दिखेगी, वेव की तरह दिखेगी मतलब उसमें वेवलेंथ होगा, उसमें फ्रीक्वेंसी होगी। अगर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होगी तो जो एनर्जी बाहर निकल रही है, अगर उसको आप स्पेक्ट्रोस्कोप पे देखोगे तो कुछ कलर दिखाई देंगे। मान लो उसने फ्रीक्वेंसी अपने अंदर से निकाली रेड कलर के हिसाब से, फ्रीक्वेंसी रेड कलर के लिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, उसकी वेव निकाली, तो आपको जो स्पेक्ट्रम है उसमें कैसे पैटर्न दिखेंगे। अगर उसने रेड कलर की फ्रीक्वेंसी निकाली तो उसको पैटर्न कैसा दिख जाएगा, रेड। मान लो वो येलो निकालता है तो कैसा, एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा कैसी वो एनर्जी, अलग अलग एटम अलग अलग टाइम पे अलग अलग पैटर्न दिखाते हैं। तो ये येलो निकाल रहा है, ये मान लो उसने दोबारा निकाला किसी और एटम ने, उसके ग्रीन निकाल दिया, किसी और एटम ने उसके क्या निकाल दिया, ब्लू निकाल दिया। तो इस तरीके से जैसी जैसी वो एनर्जी निकालेगा वैसे वैसे उस टाइप के कलर आपको दिखाई देंगे स्पेक्ट्रोस्कोप के ऊपर। ये पूरा सिस्टम इधर हीट कर रहे हैं, इधर स्पेक्ट्रोस्कोप लगा रखा है, मतलब पूरा सिस्टम लगा के एक्सपेरिमेंट होता है। तो उस तरीके से ये दिखेगा। अब ये एनर्जी निकालने से पैटर्न आया है, इसलिए क्या बोला इसको, एनर्जी एमिट कर रहा है, इसलिए ऐसे पैटर्न को क्या नाम दे दिया, एमिशन। कुछ बात समझ में आई। कंटिन्यूअस क्या था, बहुत ही सिंपल था, प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास कर दिया, स्पेक्ट्रोस्कोप पे देख लिया, जो कलर पैटर्न मिल रहे थे सबको क्या बोल दिया, कंटिन्यूअस। हाँ, तो मान लो उसने रेड कलर का निकाला, अब हाइड्रोजन का सैंपल है तो उसमें एक ही एटम तो है नहीं, कोई मान लो 4 पे चला गया, अब 4 से वो मान लो 2 पे आ रहा है, या 4 से 2 पे आने के लिए वो पहले 4 से 3 पे आया तो कोई और कलर मिलेगा, फिर 3 से 2 पे आया तो कोई और कलर मिलेगा, लूज करने पे। इसमें कांस्टेंट है, इस शेल में है तो कांस्टेंट, इस शेल में है तो कांस्टेंट है। शेल नंबर 1 में एनर्जी कितनी थी हाइड्रोजन के, ये फिक्स है। शेल नंबर 2 में कितनी हमने निकाली थी, अभी निकाली थी माइनस 3.4, फिर 3 में कितनी निकाली थी, माइनस में 1.51, फिर 4 में कितनी निकाली थी, माइनस में 0.85, है ना। तो इसमें फिक्स है, इसमें जब वो घूम रहा है तो उसमें फिक्स, पर अगर ऊपर से उसे नीचे आना है तो एनर्जी उसको लूज करनी पड़ेगी। बोलो। मैम बोलिए बोलिए। एन जो एन जो टू सेकंड शेल होता है उसके अंदर एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपैरेटिवली टू फाइव शेल, फिफ्थ शेल होता है। हाँ, मैम तो फिफ्थ शेल लूज क्यों करेगा एनर्जी टू पे वापस आने के लिए, उसमें तो पहले से कम एनर्जी है ना। क्या, वो सेकंड शेल में एनर्जी ज्यादा होती है फिफ्थ शेल से, मतलब फिफ्थ शेल से वो सेकंड शेल में आने के लिए लूज क्यों करेगा। एनर्जी फिफ्थ की ज्यादा है, सेकंड की कम है।
सेकंड तो क्लोजेस्ट है, मतलब सेकंड क्लोजेस्ट है ना वो। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है ना। फर्स्ट की एनर्जी अगर ऊपर से नीचे आना है तो उसको डेल्टा ई एमिट करना है। कितना एमिट करना है? डेल्टा ई। मान लो वो 5 पे है तो E5 माइनस E2 पे अगर आना है तो E2 करना है। ठीक है। अब मान लो वो किस पे आ रहा है? 5 से 2 पे आ रहा है ना, तो फाइनल तो ये है और इनिशियल क्या है? ये है। तो चेंज कैसे निकालोगे? E2 माइनस E5। दोनों की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी, अलग वैल्यू नहीं आएगी। दोनों की वैल्यू क्या आएगी? सेम। राजवंश का क्वेश्चन ये है कि अगर शेल नंबर 5 में एनर्जी है आपकी कितनी, शेल नंबर 4 में अगर एनर्जी है 0.85, इतनी थी ना, तो वो एनर्जी तो कम है, और नीचे जब आ रहे हैं तो एनर्जी कितनी है? माइनस में 13.6। तो वो एनर्जी लूज क्यों कर रहा है? सोचिए जरा आप 2 मिनट इस पर। हाँ, हम्म, अरेंज कह रहे हैं कि उस आपने हीट करके एनर्जी दी भी तो थी, तो उसने एनर्जी गेन भी तो की थी, तो गेन करके तो ऊपर उछल गया था, फिफ्थ में चला गया। कार्तिक, हाँ बोलिए कार्तिक, बोलना चाहते हैं तो। इलेक्ट्रॉन को स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए उसने एनर्जी की वापस अपने जिस शेल में था उसमें डाला। एनर्जी में कैसे ज्यादा है? अब किसका आ रहा है मैसेज? टॉपिक इंटरेस्टिंग है आपका। एनर्जी फिफ्थ में कैसे ज्यादा है? हाँ, क्या क्या क्या? हाँ, एनर्जी नेगेटिव कैसे हो सकती? एनर्जी नेगेटिव नहीं है, हमने ये माना है कि जो आपकी इनफाइनाइट स्टेट है, जो रेफरेंस स्टेट है, उस स्टेट में इसको रेफरेंस स्टेट भी बोलते हैं। कौन सी स्टेट बोलते हैं? रेफरेंस। यहाँ पे एनर्जी हमने अज्यूम क्या करी है? एनर्जी कि यहाँ पे एनर्जी क्या है? जीरो है। उसके कंपैरिजन में जो बाकी शेल्स में एनर्जी है उसको हम लोग किस में लेते हैं? नेगेटिव में। -13.6 लेते हो, फिर कितनी ले रहे हो? -5.4 ले रहे हो। फिर उसके बाद कितनी लिए थे हमने? -1.51 ली थी। फिर कितनी ली थी? -0.85 ली थी। सेकंड वाले में 3.4 थी। ये एनर्जी क्या है? ये एनर्जी स्टेट क्या है? इसमें एनर्जी क्या हो गई है? जीरो। उसके रिस्पेक्ट में बाकी में क्या है? जैसे मान लो किसी को, अगर मान लो इस क्लास में सबको एनर्जी दी जाए, है ना, और उस एनर्जी के रिस्पेक्ट में एक को क्या बना दिया? एक को मॉनिटर बना दिया, बोला इसकी एनर्जी क्या है? जीरो है। अब बाकी की सबकी एनर्जी कैलकुलेट करनी है, बाकी की एनर्जी कैलकुलेट करनी है, और उसको फिर हमने किस में डिनोट किया? नेगेटिव में। नेगेटिव साइन कहीं से भी ये नहीं डिनोट कर रहा है कि उसकी एनर्जी नेगेटिव में है। नेगेटिव साइन केवल ये डिनोट कर रहा है कि अगर उसको आपको फ्री स्टेट में लाना है तो आपको उतनी पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, नेगेटिव कहीं से भी वो डिनोट नहीं कर रहा।
हाँ, अब एमिशन की बात किसको नहीं समझ में आई थी? कौन बोल रहा था? अभी तुम्हारे राजवंश तुम्हारे सवाल पे आते हैं, थोड़ा कैलकुलेट करके बताते हैं। आपका सवाल अभी आधे पे। हाँ, एमिशन की बात कौन कर रहा था? ये ले लिया गैस का सैंपल, इसमें दो काम कर सकते हो, या तो इसको हीट कर दो, सिस्टम लगा के क्या कर दो, हीट कर दो, या तो क्या करो, इसमें इलेक्ट्रोड लगाओ, दो इलेक्ट्रोड लगा दो और इसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क कर दो। इलेक्ट्रिक स्पार्क जब करते हैं तो उससे भी क्या होता है, करंट जब फ्लो करते हो तो उससे भी क्या होता है, सैंपल जो होता है वो गर्म हो जाता है, उसको एनर्जी मिलती है। या यहाँ से सिस्टम को हीट कर दो, जैसे हीट करोगे मॉलिक्यूल क्या होगा, गर्म होगा, मॉलिक्यूल गर्म होगा तो एटम भी क्या होगा, गर्म, और अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, गर्म। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन को क्या मिल गई, एनर्जी, एनर्जी गेन कर ली। एनर्जी जैसे ही इसने गेन की वैसे ही कहाँ चला गया, लो से कहाँ पे चला गया, लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे चला। ठीक है, अब क्योंकि इसको क्या करना है, इसको फिर से लो पे आना है, अपना जो इसका पुराना घर है उसी पे आना है, क्योंकि ये वाली जो स्टेट है, नीचे की जितनी स्टेट होंगी वो क्या होंगी, स्टेबल होगी, ये क्या होगी, लेस स्टेबल होगी। तो थोड़ी देर मजे मजे में तो चला गया एनर्जी लेके, फिर क्या करेगा, वापस आएगा। जब वापस आएगा तो क्या करेगा, अब अपने अंदर से एनर्जी लूज करेगा, तो अलग अलग वेव के फॉर्मेट में लूज करेगा। मान लो वो रेड कलर के वेवलेंथ के फॉर्मेट में यूज करता है, लूज करता है, तो रेड लाइन दिखाई देगी। अगर वो ग्रीन में ग्रीन कलर के हिसाब से फ्रीक्वेंसी लूज करता है तो ग्रीन दिखेगा, येलो करेगा तो येलो, ब्लू करेगा तो ब्लू। उसके हिसाब से आपको स्पेक्ट्रोस्कोप पे क्या दिखाई देंगे, एमिशन लाइंस दिखाई देंगी। तो हाँ, तब कोई गैस नहीं थी, व्हाइट लाइट थी। उसमें गैस आ गई क्योंकि अब हम लोग एटम की बात कर रहे हैं। वो वाला स्पेक्ट्रम किसका हमने डिस्कस किया था, लाइट का डिस्कस किया, उसमें प्रिज्म लिया था। यहाँ पे हम किसकी डिस्कस कर रहे हैं, एमिशन और एब्जॉर्प्शन किसका डिस्कस कर रहे हैं, एटम का डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटम कहाँ से आएगा, कुछ गैस कोई सैंपल वगैरह तो लेना ही पड़ेगा ना। क्लियर है, एमिशन वाली बात समझ आ गई। अब आ जाओ लास्ट इस पे, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या, एब्जॉर्प्शन में अगर पैटर्न समझो तो पैटर्न में कंटिन्यूअस जैसा ही है, कंटिन्यूअस में बीच बीच में क्या आ रही है, डार्क लाइंस आपको मिल रही है, कंटिन्यूअस में बीच बीच में आपको ब्लैक लाइंस मिल गई। ठीक, ब्लैक लाइंस में क्या है देखो ध्यान से, मान लो ये गैस का कोई सैंपल था। ठीक, इससे मान लीजिए आपको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिल रहा था, इससे कोई कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आपको मिल रहा। अब आपने क्या किया, इसको आपने एक दूसरा कोई मटेरियल लिया, ये मटेरियल इस तरीके का है कि इसमें से जब आप इस स्पेक्ट्रम को या इस गैस की जो रेज निकल रही है उनको अगर आप पास कराओगे, मान लो इस कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में ढेर सारी वेवलेंथ है, लैम्डा 1 है, लैम्डा 2 है,
लैम्डा 3 है, लैम्डा 4 है, लैम्डा 5 है, लैम्डा 6 है, लैम्डा 7 है। मान लो इतने सारे वेवलेंथ हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, इतने सारे इसमें वेवलेंथ हैं। अब हम एक ऐसा सैंपल, एक ऐसा मटेरियल लेते हैं जिसमें से जब इसको पास कराते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये मटेरियल जो होता है इसमें से जो 7 वेवलेंथ थे उसमें से कुछ को एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। मान लो इसमें से लैम्डा 2, लैम्डा 4 और लैम्डा 7 को इसने एब्जॉर्ब कर लिया। ये ऐसा मटेरियल है जिसने इसको क्या कर लिया, कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया। अब कुछ वेवलेंथ में कौन कौन सी एब्जॉर्ब किया, लैम्डा 2 को उठा लिया, लैम्डा 4 को और लैम्डा 7 को। ठीक, अब यहां से जो बाकी वेवलेंथ है वो तो बाहर आएगी, वो पैटर्न दिखेगा। अगर यहाँ पे हम क्या लगा दें, स्पेक्ट्रोस्कोप लगा दें तो यहाँ पे पैटर्न दिखाई देगा। अब पैटर्न किसके हिसाब से दिखेगा, पैटर्न किसके हिसाब से दिखेगा, लैम्डा 2 तो यहाँ पे एब्जॉर्ब कर ली गई, लैम्डा 4 भी एब्जॉर्ब कर ली, लैम्डा 7 भी एब्जॉर्ब कर ली, तो अब जो बची हुई है वही तो आगे बढ़ेगी। तो कौन कौन सी मिलेगी, लैम्डा 1 मिल सकता है, लैम्डा 3 मिल सकता है, लैम्डा 5 मिलेगा, लैम्डा 6 मिलेगा। 3 तो यहाँ पे एब्जॉर्ब कर ली गई, बाकी 4 के हिसाब से क्या मिलेगा आपको, पैटर्न मिलेगा, है ना। बाकी 4 के हिसाब से आपको कलर मिलने चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जब इसको आप देखते हो तो आपको ये लैम्डा 2, लैम्डा 4 और लैम्डा 7 एब्जॉर्ब हो चुकी है, इसलिए स्पेक्ट्रोस्कोप पे यहाँ पे डार्क दिखाई देता है। कैसा दिखेगा, डार्क दिखेगा। पूरा पैटर्न कंटिन्यूअस है, पूरा पैटर्न कैसा है, ये वाला है, कंटिन्यूअस है, यही स्पेक्ट्रम सेम है। ठीक है, कुछ वेवलेंथ ये जहां ये ब्लैक दिख रहा है, यहाँ ब्लैक दिख रहा है, यहाँ ब्लैक दिख रहा है, यहाँ ब्लैक दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये सब क्या हुआ, वो जो दूसरा हमने सैंपल लिया था उसमें ये वेवलेंथ क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई। तो जब स्पेक्ट्रोस्कोप पे देखोगे तो जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब है वहां पे खाली दिखेगा, और वो खाली हमें कैसा फॉर्मेट दिखेगा, ब्लैक लाइन जैसा दिखेगा। ऐसा लगेगा कि पूरा तो कलर्ड बैंड है, पूरा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, उसमें जगह जगह पे डार्क आपको लाइन दिखाई दे रही है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो डार्क पार्ट है ये किसको शो कर रहा है, तो आप बोलोगे जो एब्जॉर्ब हो गई वेवलेंथ उसको शो कर रहा है। यहाँ पे जो कलर्ड लाइंस हैं वो किसको शो कर रही हैं, तो आप क्या बोलोगे, जो एमिट कर रहा था, जो भी कलर वो एमिट कर रहा था वो कलर की वेवलेंथ हमें दिखाई दे रही थी। तो कंटिन्यूअस एमिशन और एब्जॉर्प्शन, कंटिन्यूअस एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। कंटिन्यूअस हमने कहाँ देखा, व्हाइट लाइट में। एमिशन हमने कहाँ पे देखा था, जब आपने हीट कर दिया था गैस सैंपल को, उसने एनर्जी ली, ऊपर गया फिर नीचे आया, तो एनर्जी उसने क्या करी, लूज करी, और जो एनर्जी उसने लूज करी उसके हिसाब से क्या दिखाई दी हमको, एमिशन लाइन दिखी। फिर एक तीसरा वाला स्पेक्ट्रम हमने कौन सा पढ़ लिया आज, तीसरा पढ़ा हमने एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या किया, जो आपके सारा कलर्ड पैटर्न अगर हमें मिल रहा है कहीं पे, उसको हमने किसी सैंपल में एब्जॉर्ब करवा दिया। तो सारे के सारे को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, जिसको एब्जॉर्ब करेगा वहां पे स्पेक्ट्रोस्कोप में अब क्या दिखाई देगा, डार्क जगह दिखेगी, क्योंकि वहां से तो एब्जॉर्ब हो गई चीज, वहां कोई कलर है ही नहीं। बाकी जो बचा हुआ होगा वो क्या दिखाई देगा आपको, कलर्ड। कुछ बात थोड़ी बहुत आई, थोड़ी बहुत दिमाग में आ गई। तो आज का आपका लेक्चर क्या हुआ, खत्म। तो ये किससे बोला खत्म, अभी क्या हुआ है, अभी तो आपको केवल समझाया गया। थोड़ा सा एक दो डेफिनेशन तो आज के लेक्चर में लिख ही लो, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी क्या हुई है,
अभी तो पार्टी शुरू हुई है स्पेक्ट्रम की। मैंने उस समय पेन उठाने के लिए इसलिए आपको मना कर दिया था, क्योंकि जब पेन उठा लेते हैं तो आधा दिमाग बोर्ड पे, आधा दिमाग सुनने में, आधा इधर उधर, और टॉपिक थोड़ा सा ऊपर से है ना। सवाल इसका कोई गलत नहीं होगा, गारंटीड है। क्वेश्चन ऐसे आपको करवा देंगे कि कोई सवाल आपका होते हैं ना, वेवलेंथ निकालनी है। फिजिकल का चैप्टर है ना, किसका चैप्टर है? अभी तो खूब सारी इसमें लाइन पढ़ेंगे, खूब सारे 4-5 साइंटिस्ट आ जाएंगे अपनी अपनी लाइन बताने के लिए। कुछ बच्चे मेरी एक्टिंग कर रहे हैं। जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे तो वो बेकार लग रहा था, अब मोल कॉन्सेप्ट निकल गया तो अब एटॉमिक पहले शुरू में अच्छा लगा, अब एटॉमिक बेकार लग रहा है। शुरू में सब अच्छा लग रहा था। चलो चलो, स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन। सिंपल डेफिनेशन क्या है? कलर्ड पैटर्न इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। अभी बताया था ना आपको, ऑरेंज को क्या पहना दे, मुझे ही पहना दो, कलरफुल कुर्ता पहन के आ जाऊंगा पैटर्न वाला, तो क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम। लिख लो, फिनोमिनन phenomenon of splitting of phenomenon of splitting of phenomenon of splitting of colors of white light through prism is called dispersion। फिजिक्स में सुना होगा आपने, इसको क्या कहते हैं हम लोग? डिस्पर्जन। When we observe this colored pattern with your on spectroscope, आवाज ना करें, on spectroscope it is called spectrum। It is called spectrum। Pattern of radiation, pattern of color, pattern of wavelength। वो रेड ऐसे हो गया, बस ऐसे वैसे हो गया। लिख लिया? नोट हो गया? If we arrange all wavelengths in increasing order, वेवलेंथ को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दीजिए, इट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम।
जितने रेडिएशंस हैं, वेवलेंथ है, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए, उसी को क्या बोल दोगे? हाँ, और करके लिखिए। और कितनी है डेफिनेशन? नहीं, और नहीं है डेफिनेशन। कंटिन्यूस। अच्छा सा डायग्राम बनाएंगे अपनी कॉपी में, कलर वाला लेकर के, अभी नहीं, घर पे डायग्राम पीडीएफ में भेज दूंगी। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, इन दिस स्पेक्ट्रम all wavelengths are present and no clear cut boundary is seen between adjacent colors. एडजेसेंट कलर्स के बीच में कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं दिखेगी। इसके नीचे अच्छा सा डायग्राम बनेगा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का। हो गया? नेक्स्ट हेडिंग डालिए लाइन स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस हो गया, फिर क्या डालें? लाइन। डायग्राम आप बनाएंगे। नेक्स्ट है लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम, when lines are present in continuous pattern, जो कंटिन्यूअस पैटर्न था ना उसमें अगर लाइन दिखाई देने लगे, it is called line spectrum. लाइन स्पेक्ट्रम कितने तरीके का देखेंगे हम लोग? एक को बोलेंगे एमिशन और दूसरे वाले को क्या नाम देंगे? एक को बोलेंगे एमिशन, दूसरे वाले को क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट हेडिंग डालिए एमिशन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए कौन सा स्पेक्ट्रम?
व्हेन अ गैस सैंपल, एक गैस सैंपल को क्या करे, इज हीटेड or irradiated, its molecule, atoms and electron gains energy, एनर्जी गेन करते हैं, and when these electron emit energy to get stable, higher shell, bracket में लिख लो higher shell to lower shell, पहले तो एनर्जी ले ली, फिर उसके बाद एनर्जी क्या कर रहे हैं, आप वापस दे रहे हैं. When these electron emit energy stable, this energy is in the form of radiation and if we arrange these radiation in increasing wavelength, increasing wavelength, wavelength को lambda भी लिख सकते हो, increasing wavelength, it is called, क्या बोलोगे, लाइन नीचे तक पहुंच गई, ऑनलाइन वालों को दिख रहा है, it is called emission spectrum. पूरा बोर्ड विजिबल है, नीचे वाली लाइन में एमिशन स्पेक्ट्रम दिख रहा है बोर्ड, अच्छा सा डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के लिए जगह छोड़ दो दीदी, एमिशन का भी बनेगा. अच्छा है, अरे टॉपिक की बात कर रहे हैं. चलो हो गया, स्टार बना के पॉइंट लिख लो. एटॉमिक स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रम का सिंगुलर क्या है, स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा आर लाइन स्पेक्ट्रम, एटम के जो स्पेक्ट्रम है वो कौन से देखने को मिलते हैं, लाइन. अभी एब्जॉर्प्शन भी कराएंगे वो मॉलिक्यूल के लिए. कोई समस्या,
अब एक छोटा सा चीज और करेंगे बस, फिर उसके बाद लेक्चर खत्म आपका। सपोज करिए कि आपको लाइन स्पेक्ट्रम मिल गया, एमिशन स्पेक्ट्रम कोई दे रहा है, दिखा रहा है, तो अब आपको बताना है कि वो किस वेवलेंथ को निकालेगा, अपने अंदर से एमिट करेगा। ठीक है, तो उसके लिए एक साइंटिस्ट आ गए, एक बाबू आ गए थे, उनका क्या नाम है, बाबू बोले तो मैंने ऐसे ही बोल दिया प्यार से। रेडबर्ग्स फॉर्मूला, रेडबर्ग एक साइंटिस्ट आए थे, इन्होंने क्या दे दिया, रेडबर्ग्स फॉर्मूला ही दे दिया बढ़िया सा। क्या निकालना है, एमिटेड रेडिएशन, जो रेडिएशन एमिट हो रहा है उसका क्या निकालना है हमको, लैम्डा, वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। उसकी वेवलेंथ कैलकुलेशन के लिए एक बढ़िया सा सस्ता सुंदर टिकाऊ फॉर्मूला दे दिया, जबरदस्त जबरदस्त फॉर्मूला दे दिया। ठीक है, चलो लिखते हैं, 1/λ इज इक्वल टू R 1/n1 स्क्वायर, ये है आपका फॉर्मूला। ये वैल्यू आएगी सेंटीमीटर इनवर्स में, ये 1/λ है ना, 1/λ को हम लोग क्या कहते थे, क्या सिखाया था आपको, सब भूल गए, वेव नंबर। तो अगर 1/λ की वैल्यू आ गई तो लैम्डा भी निकाल सकते हैं, इनवर्स करके लैम्डा भी निकल जाएगा। तो 1/λ के लिए फॉर्मूला इन्होंने दिया, 1/λ इक्वल टू R ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n1 और n2 यही मुद्दे की बात है, n1 क्या है, n2 क्या है, और आपका R क्या है। R होता है रेडबर्ग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू याद रखनी है आपको, R की वैल्यू आपको याद रखनी है, कभी कभी क्वेश्चन में देते हैं, कभी कभी नहीं देते हैं, तो लगानी पड़ेगी आपको। 109677 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, R की वैल्यू है 109677, 2 बार बोलो, 1097। याद करनी है तो याद करेंगे तभी तो होगी। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। n1 और n2 क्या है देखिए, n1 याद रखिए डेस्टिनेशन, n1 क्या है, डेस्टिनेशन, ये याद रखने के लिए आपको बता रहा, और ये क्या है आपका, इनिशियल। अगर इलेक्ट्रॉन चलता है शेल नंबर 5 से शेल नंबर 2 पे आके गिरता है, तो डेस्टिनेशन उसका क्या हो गया, शेल नंबर 2, डेस्टिनेशन कहाँ पे पहुंचा, और इनिशियल शुरू कहाँ से क्या करी थी उस अपनी यात्रा, 5 से, किससे किस पे आ रहा है। ठीक है, तो फाइनल वाली जो शेल है जिसपे वो पहुंचा उसको n1 कंसीडर करेंगे, और जहां से स्टार्ट किया उसने, जैसे किसी क्वेश्चन में बोला कि इलेक्ट्रॉन शेल नंबर 4 से जाता है शेल नंबर 1 पे, तो 4 से स्टार्ट किया उसने, तो n2 क्या आ जाएगा, n2 क्या आ जाएगा 4, और n1 क्या लेंगे, डेस्टिनेशन, अगर 4 से 1 पे आया है तो n1 क्या आ गया, 1। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है, डेस्टिनेशन शेल और इनिशियल शेल। इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे,
लैम्डा निकाल सकते हैं। ठीक, एक और फॉर्मूला लिख लो, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको, अरे इसी से रिलेटेड है, नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन करवाएंगे। अरे आज ज्यादा मैम आपने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में तो लिखवाए हैं। किसके? एब्जॉर्प्शन जी जी अभी करवाएंगे। एब्जॉर्प्शन मॉलिक्यूलर होता है, इसलिए अभी हम किसकी बात करने जा रहे हैं? एटॉमिक की, फिर लास्ट में एब्जॉर्प्शन करेंगे। अपना जो मेन टॉपिक है वो एमिशन है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला था ये हाइड्रोजन के लिए था, ये किसके लिए है? किसके लिए लगाओगे? किसके लिए लगाओगे ये फॉर्मूला? केवल हाइड्रोजन के सवालों के लिए, आगे के लिए दूसरा है। अदर एटम्स के लिए लिख लीजिए। अदर एटम्स के लिए क्या फॉर्मूला है? 1/λ इज इक्वल टू R 1/N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर और यहाँ पे Z का मल्टीपल। ये Z है आपका एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, जिस एलिमेंट का भी सवाल होगा उसका एटॉमिक, ठीक है। जैसे बेरिलियम हो गया तो एटॉमिक नंबर 4, लिथियम हो गया तो 3। अब इन दोनों के सवाल आपको नेक्स्ट उसको करा, अभी नहीं, नेक्स्ट टर्न पे करा, ठीक है जी। की क्लास होती है ऑफ